अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये है पार्ट 2 उसी कल वाली कहानी का अगला पार्ट जो मैंने ख़त्म की थी कि उस मखलूक से जब वो मुखातिब थे, पहली दफ़ा चारपाई को हिलाया, दूसरी दफ़ा ज़्यादा और तीसरी दफ़ा तो इस हद तक हिला डाला कि उनको लगा ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, नुकसान की हद तक है। और उन्होंने वहाँ पे अपने मोबाइल से तस्वीर भी खींची जो मुझे बाद में भेजी और मैंने उनको बताया। मैंने उनकी आपको वो वॉइस भी सुना दी जिसमें वो अपनी ज़ुबानी जो स्टोरी में उन्होंने मुझे बता रहे थे कि मैंने आपको भेजा और आपने मुझे कहा 10 मिनट बाद कॉल कीजिएगा और फिर आपने बताया फैमिली है, ये है, ऐसे है, ऐसे है। तो मैंने उनको जो बताया था कि ये एक ऐसी फैमिली है जो आपके साथ अटैच है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो क्या एक सवाल है जो प्रोग्राम के इस कहानी के एंड में मैं आपको जवाब दूंगा, क्या जिन्नात जब अटैच हो जाते हैं क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि फ़ायदे की बात इसी कहानी आज पार्ट 2 में भी है। जिन्होंने मुझे भेजी थी उनका नाम है शहजाद अनवर, ज़िला कर्क है, लतंबर गाँव है, पेशावर से इन्होंने ये कहानी भेजी है। ज़िला कर्क, लतंबर गांव, पेशावर से शहजाद अनवर। उसी का पार्ट 2 मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने पार्ट 1 ख़त्म किया था। वो कहते हैं रात को अक्सर ऐसे होता कि हम सोए हुए होते तो हमारे घर के जो पाइप थे, पानी के अक्सर जो पाइप होते हैं उनकी कुछ हिस्सा दीवार के बाहर होता है और कुछ हिस्सा उनका ऐसा होता है वो दीवार के अंदर जा रहा होता है। उसको कहते हैं अंडरग्राउंड फिटिंग, अंडरग्राउंड होती है। लेकिन आधा वो जो पाइप होता है वो दीवार के बाहर होता है, उसको आप हाथ लगा सकते हैं, हिला सकते हैं और उसका बकिया हिस्सा अंदर जा रहा होता है। अगर आप उसको खटकाएं तो अच्छी खासी आवाज पैदा करता है। अक्सर उस घर में जो हो रहा था, जब रात के 12 बजते थे तो हमारी वो जो पाइप था, क्योंकि साथ भी अपने थे, खून के रिश्ते थे, एक दरमियान में सिर्फ दीवार थी तो पाइप उस तरफ भी थे, पाइप इस तरफ भी थे, दोनों को यूं समझिए मुश्तरका से वो पाइप थे। तो खटकाया पाइप को उस तरफ से भी जा सकता था, इस तरफ से भी पाइप को खटकाया जा सकता था। उनके यहाँ छोटे बच्चे थे, हमारे यहाँ अभी इतने बच्चे छोटे छोटे नहीं थे जो शरारतें कर सके। तो जैसे ही रात के 12 बजते पाइप को ऐसे बकायदा उनके छोटे बच्चे जो उनके घर में रहते थे, जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे, उनके बच्चे शरारत करते और हम ये समझते कि यार देखो रात को भी इनके बच्चों को सुकून नहीं है, उठते हैं और पाइप को छेड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर वो ऐसे खटकाते और फिर खामोशी हो जाती, फिर थोड़ी देर तक खटकाते और फिर खामोशी हो जाती। लेकिन एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, उनको कह नहीं सकते थे, समझते तो वो भी थे कि रात के 12 बजे हर बशर सो रहा होता है, नींद में खलल पैदा होता है। लेकिन वो पाइप को खटका रहे थे, कोई बात नहीं। वक्त ऐसे गुजरता रहा। एक दिन आखिर मजबूर हो के मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा यार बात यह है कि बच्चों को तो मना करो यार, रात को 12 बजते हैं तो वो पाइप खटकाना शुरू कर देते हैं, सो रहे होते हैं तो तुम्हारे बच्चे तो शरारतें करते रहते हैं, वो जाग रहे होते हैं। तो कहा नहीं है कभी, मैंने कहा यार चलो कभी कहूँगा, लेकिन अब मुसलसल रोज़ बजाते हैं तो यार प्लीज़ इसको ज़रा समझो। मोहब्बत से कहा। वो मेरी बात को देखते रहे, सुनते रहे और चौंक गए और बोले यार ये तो मैं काफ़ी अरसे से आपसे कहना चाह रहा था कि यार हमारे घर में तो बच्चे हैं, आपके घर में तो कोई बच्चा नहीं शरारत करने वाला, हमारे बच्चे तो रात को ही 8 बजे सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो पाइप बजना शुरू हो जाते हैं। तो हम हैरान इस बात पे थे कि यार आप लोग तो सारे पढ़े लिखे समझदार हो, बच्चा कोई भी नहीं है जो इस तरह की शरारत करे, फिर क्यों आप लोग रात को 12 बजे खटकाते हो? तो मैंने उनसे पूछा हम लोग खटकाते हैं यार, तुम्हारे बच्चे खटकाते हैं? उसने कहा हमारे बच्चे भाई मैं बता रहा हूँ सो चुके होते हैं रात को, हमारा कोई बच्चा नहीं खटकाता, हम खुद परेशान होते हैं पाइप के खटकने की वजह से कि तुम लोग खटकाते हो। और उस दिन दोनों को एक बात समझ आई, आवाज़ उनको भी पाइपों के खटकने की जा रही थी, आवाज़ हमें भी आ रही थी और दोनों यही समझ रहे थे साथ वाले खटका रहे हैं और वो साथ वाले समझते हैं ये वाले खटका रहे हैं। लेकिन वो मखलूक जो आँखों को नज़र नहीं आती वो उन पाइप्स को खटका रही थी।
जिनात के साथ ऐसी शरारतें चलती रहीं, वक्त गुजरता रहा कि 2015 या 16 का तकरीबन, वो कहते हैं तकरीबन 15 मैंने लिखा है का वाक़या है कि हम एक और घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने हर घर की लोकेशन, एड्रेस, सारा कुछ मुझे बताया है, लेकिन वो गैर ज़रूरी है। खुदा ने उनको एक बेटा भी दिया जिनका उन्होंने नाम ज़रार रखा। ये उनके बच्चे का रियल नेम है। माशाल्लाह, अब तो बड़ा हो गया होगा। 2015 में ज़रार इतना बड़ा था जब उस घर में शिफ्ट हुए थे कि बातें तो कर सकता था, लेकिन खुल के बातें नहीं, कुछ लफ्ज़ उसको आते थे। बच्चे की एक एज होती है जिसमें वो बाकायदा बातें शुरू कर देता है, हर बात उसको आती है, लेकिन वो ज़रा बड़ी एज हो जाती है। एक एज ऐसी होती है बच्चे को समझ आ रही होती है अब क्या कह रहे हैं। खाना खाओगे, प्यास लगी है, तो बच्चा हिला देता है, बोल नहीं पाता। तो एक ऐसी एज में ही ज़रार था। उसकी माँ उसके साथ खेलती रहती, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने जो मंजर देखा तो ना सिर्फ परेशान हो गई, बल्कि वो इंतज़ार करने लगी कि मैं घर आऊँ तो मुझसे जिक्र कर सके। मुझसे बोली, आज एक अजीब व गरीब सा मंजर मैंने देखा है। मैंने कहा, क्या हुआ? बोली, आज ज़रार वो जो कमरे के अंदर साइड पे बाथरूम बनाया, अटैच बाथ जो। मैंने कहा हाँ। कह रहा है उस बाथरूम के वो सामने बैठा था और वो बाथरूम के अंदर टिकटिकी बांधे देखी जा रहा था। गर्दन पीछे हटा लेता, फिर इस तरह गर्दन करता, पीछे हटा लेता। मैं पीछे दरवाजे में दाखिल होने लगी रूम के अंदर। मैंने देखा ये ज़रार क्या कर रहा है, लेकिन साथ ही कहती है मैंने उसको देखा वो इस अंदाज में खेल रहा था, अपनी गर्दन को पीछे छुपाता था, फिर देखता था, जैसे कोई बड़ा बच्चे के साथ शरारत करता है और छुपन छुपाई खेलता है। कुछ देर के लिए पीछे छुप जाता है, फिर उसके आगे मुंह करता है तो बच्चा हंस पड़ता है। फिर इसी अंदाज में वो छुपन छुपाई खेले जा रहा था और मुसलसल गर्दन को पीछे करके आगे कर रहा था। मैं कुछ देर तो खड़ी देखती रही, फिर मैं चलती चलती उसके पीछे पहुंच गई। और जब मैं उसके पीछे खड़ी हो गई तो तब मैंने देखा कि वो सामने वाली जो बाथरूम का कोना था, वो उस कोने की तरफ देख के ऐसे शरारतें कर रहा था। लेकिन मैं जैसे ही पीछे जाकर खड़ी हुई तो उसने अपनी शरारतें बंद कर दी। उस कोने की तरफ अब देखे जा रहा था। वो छुपन छुपाई की तरह वो अपना मुंह जो दरवाजे के ओढ़ कर लेता, दरवाजे से पीछे कर लेता, हटा लेता उस कोने से, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा उस कोने की तरफ झांकता और मुस्कुरा देता। अब उसका इस तरह खेलना बंद हो गया था। मुसलसल टिकटिकी बांधे उसी कोने को देखा जा रहा था। देखते देखते एकदम उसको एहसास हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसको कैसे एहसास हुआ पता नहीं। उसने मुड़ के ऊपर मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे पूछा, किसके साथ लगे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी से मैंने उसे उठाया और उठाकर बाहर आ गई। अजीब हुआ है ये। और मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, ऐसे बच्चे अक्सर ऐसे करते होते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त गुजरा, अब मेरा बेटा ज़रार और बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि अब वो बाकायदा बातें कर सकता था। यानी अल्फाज होते हैं जो बच्चों को जैसे जैसे सीखते जाते हैं तो वो बोलना शुरू करते हैं। अब वो 60-70% बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकता था। ऐसी ही एक रात को मैं अपने बिस्तर पे आके लेटा तो ज़रार भी मेरे साथ आकर लेट गया। मैं और वो बातें करते रहे। बच्चा था, बाप के साथ लाडियां करता रहा, मैं उसके साथ खेलता रहा कि एकदम से जैसे कोशिश करता है इंसान कि अब ये सो जाए। मैंने उसे कहा चलो अब सो जाओ। अब वो मेरे एक साइड पे सो रहा है, मैं भी सीधा सो रहा हूं। हम दोनों का मुंह छत की तरफ है, करवट नहीं ली हुई, छत की तरफ है दोनों। मैं इंतजार में हूं मेरा बेटा सो जाए कि मैंने देखा मेरे बेटे ने अपना हाथ हिलाया और हाथ हिलाना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कोई किसी को टाटा बाय बाय करता है, ऐसे हाथ हिला रहा है। मैं एकदम से मुड़ा, बेटे की तरफ देखा कि ये क्या है। तभी मुझे नजर आया कि उसका हाथ ऊपर पंखे की तरफ है और पंखे की तरफ वो हाथ हिला रहा है। तो मैं बोला उसे, ज़रार ये क्या कर रहे हो? तो ज़रार मुस्कुरा पड़ा और हाथ हिला रहा फिर भी। मैंने कहा ज़रार किसको हाथ हिला रहे हो? कहता है पापा वो बैठा है ना। कौन बैठा है? वो देखो पंखे के ऊपर वो बैठा है, वो लटका हुआ है।
मैंने ऐसे ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मासूम ज़रार कह रहा था पंखे की पीछे वाली साइड पे जो दीवार है जिसके साथ पंखा लटका है, उसी दीवार पे कोई चिपका हुआ है, वो बैठा हुआ है और उसको वो हाथ हिला रहा है। मैंने कहा कोई भी नहीं है, कहाँ है? कह रहा है पापा वो है ना, वो देखो। फिर से उसने जब ये जुमला वो है ना, वो देखो, और हाथ हिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार क्यों डरा रहे हो, मुझे तो नज़र कोई नहीं आ रहा, तुम इधर हाथ हिला रहे हो। लेकिन वो मुझे बता के कि पापा है ना, वो देखो ऊपर है, और फिर से हाथ हिला रहा है। तो मैं अपने आप से सवाल करने लग गया, क्या ये वही हैं जिनको मैं सारी ज़िंदगी ख्वाहिश का इजहार करता रहा हूँ, मेरे सामने आओ, मुझे अपना आप दिखाओ, मुझसे बातें करो। वो तो कभी मेरे सामने तो नहीं आए, लेकिन बारहा मुझे अपना आप महसूस करा चुके थे। इस हद तक मैं उनको महसूस कर चुका था। मेरी बीवी हंसती थी मेरे ऊपर, मेरे घर वाले, बीवी नहीं, मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंसते थे कि यार तुम तो जिन्नात के अलावा बात ही कोई नहीं करते, जब भी तुमसे बात करो तो जिन्नात की बात करते हो। लेकिन आज मेरा बेटा ये प्रूफ दे रहा था कि जो बाप महसूस करता रहा है, बेटा उसको देख रहा है और पंखे के पीछे उसको देख के कह रहा है कि वो बैठा है ना, वो लटका है, देखो पंखे के पीछे, वो मुझे हाथ हिला रहा है। वो मेरे बेटे को बाकायदा हाथ हिला रहा था, मेरे बेटे ने कहा, और तभी मेरा बेटा उसको भी हाथ हिला रहा था। मैं चौंक गया, ये बच्चा है, ये मासूम है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। जो कोई उसको हाथ हिला रहा है तभी ये उसको हाथ हिला रहा है। और बाथरूम के अंदर जिसको इसने पहली दफ़ा बैठ के बैठा देख रहा था, अब वो मुसलसल वहाँ पे देखता था। और मेरी बीवी ही है मुझे बताती थी कि उस बाथरूम की तरफ अक्सर ये चला जाता है और खेलता है बाथरूम के कोने की तरफ देख के। लेकिन आज पहला मौका था, मेरे साथ लेटे हुए बाकायदा वो हाथ हिला के उसको कह रहा था कि वो बैठा है, हाथ हिला रहा है। ऐसे ही कुछ और वक्त गुजरा कि एक दिन मैंने ज़रार से कहा, कमरे में था, वो तैयार हुआ, मैंने कहा चलो ज़रार बाहर चलते हैं। वो बिल्कुल तैयार था और मैंने कहा चलो हम नीचे चलते हैं। हमारा जो कमरा बना हुआ था ये ऊपर था, नीचे डैड का कमरा था, बाकी फैमिली नीचे रहती थी, हम लोग ऊपर रहते थे। तो मैंने कहा बाहर चलते हैं। मुझसे बोला कि पापा वो मुझे डरा रहा है। मैंने एकदम कहा, एकदम मुड़ा, उसकी जुमले को ज़रा अधूरा सुना, मुकम्मल नहीं सुन सका। मैं कहा क्या बोले? कह रहा डरा रहा है। मैंने चेहरे की तरफ देखा तो मेरे बेटे का चेहरा वाकई डरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ सा था। मैंने कहा कौन डरा रहा है? तो मैंने देखा आज पहली दफ़ा वो मेरा बेटा जो हंसता खेलता शरारतें करता था, आज सहमा हुआ सा था। मैं एकदम अपने बेटे की तरफ चला गया, बेटा कौन आपको डरा रहा है? तो वो बोला वो देखो वो सामने खड़ा है। कहाँ? कह रहे पापा वो देखो पलंग के पास, वो जो बेड है ना उसका वो जो कोना है, उसने उसकी तरफ उंगली की, उधर खड़ा है। वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा, मैं डरा रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आगे आके ऐसे हाथ करके डराता है। मैं बच्चे की इस बात को तो समझ गया था। बच्चा आज जिसको देख रहा था उससे डर रहा था, वो जो भी था मेरे बेटे को नजर आ रहा था और उसको बाकायदा वो डरा रहा था। कहना उसका यही था कि वो आगे आगे हाथ इस तरह करता है, मुझे डराता है, सहमा हुआ सा था, उसका लंग अजीब सा हो रहा था। तो जब मैंने इस तरह इशारा किया इस तरफ, और मैं चलता चलता उसके बिल्कुल पास चला गया जिस जगह पे वो इशारा कर रहा था। मैंने कहा यहां खड़ा है? कहता है हाँ पापा इसको मारो, और इसको डांटो, मारो नहीं, कहता है इसको डांटो। तो मैंने उस तरफ देखा जहां मेरा बेटा कह रहा है यहां पे कोई खड़ा है। इमेजिन करिए, इमेजिन कीजिए कि एक रूम के अंदर आप खड़े हैं और आपका बेटा गवाही दे रहा है कि इस जगह पे कोई खड़ा है, भयानक सा है, मुझे डरा रहा है, मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा। ये खड़ा हुआ और क्लियर कह रहा है, मासूम कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे झूठ नहीं बोलते। बाप की क्या फीलिंग होगी? कहता है लेकिन मुझे डर नहीं लगता था, मैं इनसे मानूस था। मैं उस जगह पर जाके खड़ा भी हो गया और मैं उससे पूछ रहा हूँ ये खड़ा है? और वो कह रहा है हाँ ये खड़ा है। और मैं अपने बच्चे को हौसला देने के लिए बोला रुको मैं इसको अभी थप्पड़ लगाता हूँ, ये मेरे बेटे को डरा कैसे रहा है। मैंने कहा रुको मैं इसको थप्पड़ लगाता हूँ। मैं गया और मैंने थप्पड़ मारा उस जिन को, उस ना नजर आने वाली मखलूक को जिसकी तरफ मेरा बेटा इशारा कर रहा था, जिसके मैं पास जाके खड़ा हो गया हूँ और पूछा ये खड़ा है? बिल्कुल करीब
तो कह रहा है हाँ ये खड़ा है, और उसको मैंने थप्पड़ मारा। और जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा तो मेरा हाथ हवा में लहराता हुआ चला गया। मेरे हाथ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ को टच हुआ हो, किसी चीज़ से क्रॉस हुआ हो, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने थप्पड़ मार लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसको थप्पड़ मार दिया है, अब बोलो, अब खुश हो? तो मेरा बेटा मुस्कुरा पड़ा, कहते पापा वो भाग गया है थप्पड़ खा के। थप्पड़ खा के वो भाग गया था। मैंने जो हवा में एक थप्पड़ सा मारा था बेटे को मुतमईन करने के लिए, मेरा बेटा बता रहा था कि उसको थप्पड़ लगा है और वो थप्पड़ खाकर भाग गया है। तो मैंने कहा अब खुश हो? मेरा बेटा कहता हाँ, और वो मेरे साथ चल पड़ा। लेकिन बाहर निकलते हुए मैं एक बात पे परेशान था, ये मैंने क्या हरकत की, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने भी इसको कभी देखा नहीं था, महसूस किया था, और बहुत देर में वाकयात हो चुके थे, लेकिन आज मैंने थप्पड़ मारा था। मेरा हाथ बाकायदा किसी चीज़ को लगा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये एहसास चल रहा था कि मैंने आज उनको थप्पड़ मार दिया है, बेटे को खुश करने के लिए। वो मासूम है, छोटा है, डरा हुआ है, उसके खौफ को ख़त्म करने के लिए थप्पड़ मारा है। लेकिन मारा तो है ना, गलत किया है मैंने, लेकिन थप्पड़ मार दिया है। खैर, ऐसा मैं सोचता हुआ बाहर आ गया। मैं गिल्टी ज़रूर था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने आज मजबूरी में किया था। वो कहते हैं कि हमारा, जिस तरह मैंने कहा ना, वो कह रहे हैं मेरा जो कमरा था ना वो ऊपर था, नीचे अब्बा जी का कमरा था और बाकी फैमिली भी थी। तो अक्सर अब्बा जी भी, और एक दिन मुझे नीचे हम लोग आ गए तो मेरा भाई जो आफ्ताब है मुझे बोला कि यार बात तो सुनो। मैं ऐसे कहा, मैं कहा हाँ क्या हुआ है? कहता यार तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा बोलो। कहता यार जब भी इस कमरे में बैठो, ऊपर तुम्हारा ही कमरा है ना? मैंने कहा। कहता है कभी भी जो तुम्हारे कमरे से सुकून की कोई आवाज़ है, ये इतनी छलांगे कौन मारता है? मैंने कहा यार मैं समझा नहीं। उसने कहा अभी भी इतनी छलांगे मारी जा रही हैं ऊपर से ज़ोर ज़ोर से, यार कुछ तो ख्याल करो, हर वक्त तुम लोग शरारतें ही करते रहते हो, छलांगे मारते हो, दस 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 की आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं कि छत ही टूट जाएगी किसी दिन। ऊपर का पोर्शन है, इतनी ज़ोर ज़ोर से उछल कूद हमेशा करते रहोगे तो यार दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने कहा यार मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने कहा यार क्लियर तो कह रहा हूँ कि जिस तरह इतनी ज़ोर ज़ोर से बड़े कूदते हैं, बच्चे हो तो उनके तो कूदना नीचे नहीं आएगा, बड़े जितना तुम लोग कूदते हो ऊपर, हैरान होते हैं कि यार दिन को शाम को जब देखो ऊपर से शोर आ रहा है, डज डज की आवाज़ें आने, डर लगता है कि दिन छत ही टूट जाएगी। मैंने कहा कब सुनी है इस तरह की आवाज़? कहता है कब नहीं सुनी, अभी सुनी है मैंने। वो कहता है यार आफ्ताब, मैं, मेरी बीवी और बच्चा, हम तो तीनों पिछले कई घंटों से उधर बैठे हुए हैं, ऊपर तो है कोई नहीं, तो तुमने कैसे आवाज़ सुन ली? उसने कहा यार तुम्हें पता मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, हर वक्त ये आवाज़ें आती है और बड़े कूदने की डज डज की आवाज़ आती है जैसे छत तोड़ दोगे। तो बोला कि यार मैं आफ्ताब तुमसे पूछता हूँ, मैं बड़ा होके इस तरह क्यों कूदूंगा ऊपर, या मेरी बीवी इस तरह क्यों कूदेगी? तो आफ्ताब बोला तो फिर कौन कूदता है? अभी तुम लोग नीचे बैठे हो तो ऊपर कौन है? तो शहजाद कहता है मैंने बोला यार तुम्हें पता भी है ऊपर जिन्नात रहते हैं, ऊपर जिन है, ये इतना डज डज इतना ज़ोर ज़ोर की जो आवाज़ है वो जिन निकालते हैं, हम लोग नहीं हैं, हम तो नीचे हैं, हम बड़े होके इस तरह की हरकत क्यों करेंगे, वो करते हैं। तो कहते हैं मेरा भाई आफ्ताब बोला यार एक बात तो बताओ, तुम हर वक्त जिन 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 करते रहते हो, इसके अलावा बात ही कोई नहीं करते हो, जब भी बात करो तुम जिन पे डाल देते हो, ऊपर जिन है, ऊपर जिन है, किधर जिन है? ये सिर्फ तुम्हें ही नज़र आता है, हमें क्यों नहीं नज़र आता? हमारे साथ कोई मसला क्यों नहीं? तो यार एक काम करो, ये जिन है ना ऊपर? मैं बोला हाँ है। तो कह रहा है उसको बोलो हमें 1 करोड़ रुपया दे। अब मेरा भाई आफ्ताब मुझसे सीरियस हो गया, कह रहा है अगर जिन है, तुमको हर वक्त जिन नजर आता है, तो उसको बोलो हमको 1 करोड़ रुपया दे। मैंने कहा यार जिन तो है, ऐसा नहीं है कि जिन नहीं है, ऊपर जिन तो है, मेरे बेटे ने भी देखा है, मैंने भी है, लेकिन ये वो वाला जिन नहीं है जो पैसे देता है। पैसे वाला होता तो कब का मुझको भी दे चुका होता, यार ये पैसे वाला जिन नहीं है। तो उसने कहा कौन सा जिन है? ये शरारतें ही करता है। मैंने कहा हाँ मैं क्या करूं, वो है ना ऊपर शरारतें करता है, जब हम सारे नीचे बैठे हुए हैं वो ऊपर शरारतें कर रहा, तो इसमें मेरा किधर कसूर है? अल्लाह के बंदे मैं तो इधर हूँ, मेरा बीवी इधर है, बच्चा इधर है, तो ऊपर कोई भी नहीं है, तो कुछ शरारतें कोई कर रहा है तो तुम खुद सोचो ना कौन कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। खैर बात ऐसे आई गई हो गई, लेकिन ये बात अपनी जगह पे कायम थी, मेरी बीवी भी जानती थी, मेरे भाइयों को ये था कि नहीं इसका वहम है, ये इसके साथ कोई मसला है, ये जिन जिन करता है, और लेकिन ऐसा है नहीं। खैर
वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हम थे, जिन थे, घर था और वाक़यात इस तरह हो रहे थे कि मैं और मेरे वालिद साहब एक दिन कमरे में बैठे थे। बाप बेटे का बहुत प्यार होता है, मेरे भी बाप के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, दोस्ताना हद तक। इस तरह के मेरी बाप के साथ दोस्ती है, बहुत ज़्यादा प्यार है। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, बाप ने इतनी रिस्पेक्ट दी, एक ऐसा यारी लगा के रखी जिस तरह एक बाप बेटे का एहतराम होता है, बीच में एहतराम भी है, लेकिन यारी ऐसी है जैसे हम दोस्त समझते हैं अपने बाप को, हर बात उनसे शेयर करते हैं। ऐसे एक दिन बातों में बैठे दोनों बाप बेटा बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते किसी बात पे हमारी तल्ख कलामी हो गई। अब्बा जी भी उससे हो गए, मैं भी नाराज़ हो गया। मैंने कहा नहीं ये है, वो कहते हैं नहीं ये है। ऐसे जैसे तलखी सी आ जाती है, गुस्सा जाता है, हम दोनों आपस में लड़ पड़े और नाराज़गी हो गई। मैंने कहा ठीक है। लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पर लगाया कि अब्बा जी के साथ मेरी कुट्टी हो गई। यानी बचपन में नहीं कहते तुम्हारी मेरी कुट्टी, यानी दोस्ती ख़त्म करते थे छोटे होते तो कहते कुट्टी हो गई, तो उन्होंने लफ्ज़ बकाया था कि हमारी अब्बा जी से कुट्टी हो गई। अब मैं नाराज़ हो के गुस्से से अपने कमरे में आ गया और मैं आके अकेला मैं कमरे में बैठा हूँ, अब्बा जी नीचे हैं। तो मैंने कमरे में इधर उधर देखा, मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा तुम कैसे जिन हो, तुम इतना भी मेरा काम नहीं कर सकते हो, तुमने आज तक मेरा कोई काम नहीं किया, अगर तुम मेरा काम कर सकते हो तो इतना तो करो ना, आज जाके अब्बा जी को सबक सिखाओ। अब मैं उन जिन्नात से मुखातिब हूँ जो मुझे पता था, जो मुझे सुनते हैं, जिनको मैंने महसूस किया था, और आज उनसे मैं फरमाइश करने जा रहा था, जाओ अब्बा जी को सीधा करो, सबक सिखाओ। मैंने ये जुमला कहा और बैठ गया, क्योंकि मुझे जवाब तो जिन्नात का ना पहले आया था ना आज आना था, कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैं कह के अपना मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन ऐसे गुजरे और कुछ दिन के बाद एक दिन में अब्बा जी, फिर वो सुलह होगी बाप के साथ, वक्त गुजरता रहा कि काफ़ी अरसे बाद मुझे अब्बा जी ने बुलाया। मुझे कहते हैं बैठो। मैं बैठा। मुझे कहते हैं तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। बोले अब्बा जी। अब्बा जी कहते हैं तुम्हारे कमरे में जिन शिन है। मैंने कहा हाँ जी। ये सब घर वालों को मैं कह चुका था कि जिन है और ऐसा है। मुझे कहते हैं तुमने कभी जिन को कोई शिकायत लगाई थी? मैं कहा मैं समझा नहीं, क्या हुआ? तुम्हारी मेरी लड़ाई हुई थी, उसके बाद तुमने कोई शिकायत लगाई थी? मैंने कहा आप बात बताओ, बात क्या है? तो मेरे अब्बा जी ने मुझे बताया, जो उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा, अब मुझे पता लगा। वो कहते हैं जिस दिन तुम्हारी मेरी लड़ाई हुई थी, उससे तुम चले गए और उसी ही रात मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया, जिस तरह मैं लेटता था। ये वो टाइम था जब मैं सो जाता था। आज मुझे बिस्तर पे नींद ही नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इधर करवट लेता, मैं इधर करवट लेता, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो वो शख्स हूँ जो अपने बिस्तर पे टाइम पे, जब सोने का टाइम होता है, मैं लेटता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ जाती है, लेकिन बेचैनी और आज करवटें बदलना अजीब सा था कि मैंने कहा चलो आंखें बंद कर देता हूँ, किसी ना किसी वक्त नींद तो आ जाएगी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की हैं तो मुझे ऐसे लगा है कि मेरे वजूद के ऊपर एक बोझ सा आ गया है, मेरे वजूद के ऊपर एक इतना सा वज़न आ गया हुआ है, इतना मेरा वजूद भारी भरकम हो गया है। अभी आंखें बंद किए थोड़ी ही देर हुई थी कि ऐसा भारी भरकम वजूद मेरे जिस्म पे आके बैठ गया कि मैंने अपने आंखें अभी बंद ही थी, हाथ हिलाने की कोशिश की तो मेरे हाथ बंद चुके थे। ऐसा था जाम हो गए हैं, ऐसा था कि मैं हाथ हिला ही नहीं सकता। टांगों को भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं टांगें भी नहीं हिला पाया। वजूद को हरकत करने की कोशिश की तो वजूद भी नहीं हिला पाया। यहाँ तक कि आंखें अब खोलने की कोशिश की, जो असूलन सबसे पहले मुझे खोल लेनी चाहिए थी। लगता था मेरा दिमाग भी किसी के कब्ज़े में है, मेरी आंखें भी नहीं खुली। तो मुझे लगा कि मैं जाग रहा हूँ, मेरा दिमाग अभी सोने की कोशिश में था, नींद मुझे नहीं आई थी, मैं करवटें बदल रहा था, मुझे सब याद है। और अभी अभी मैंने आंखें बंद की थी कि यार चलो अभी नींद आ ही जाएगी, और कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे, इतना वजूद पे भारी भरकम वज़न, जिस्म हरकत तक नहीं कर पा रहा, यहाँ तक मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा। और मुझे अजीब सा लगा कि मैंने पता नहीं कैसे ज़ोर लगा कि आंखों को खोलने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया, मेरी आंखें खुल गई।
कमरे में इतनी रोशनी थी कि मैं देख सकता था। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं। तो वो बोले, जैसे ही मेरी आंखें खुली तो कमरे के अंदर इतनी रोशनी थी कि मैं देख सकता था, और जैसे ही इंसान सीधा लेटा हो और उसकी आंखें खुलती हैं तो पहले पहले उसको अपनी आंखों का रुख सामने की तरफ होता है। और उसे लेटे हुए जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही भारी भरकम था। काला स्याह, उसने लंगोट बांध रखा था। लंगोट से ऊपर उसका बहुत बड़ा पेट था, काला स्याह पेट, ऐसा जैसे कोई मोटा होता है और उसके जिस्म पे चर्बी सी होती है। और वो काला स्याह बकायदा मेरे सीने और पेट पे चढ़ के बैठा हुआ था। उसका जो पेट था मेरे सीने पे आया हुआ था और मेरे पेट पे चढ़ के बैठा था। वो भारी भरकम एक काला स्याह था। आंखें खुलते ही मैंने उसके पेट पे पहली मेरी निगाह पड़ी, उसके सीने से होता हुआ जब मैंने उसकी मुंह की तरफ गया तो मैंने उसका मुंह देखा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, इंतहाई खौफनाक लाल सुर्ख। उसके कान बड़े बड़े से थे, चूंच वाले, ऊपर की तरफ निकले हुए थे। और उसकी जो दोनों आंखें थीं एक्स्ट्रा लंबी थी। उनकी आंखों की जो चूंच होती है बिल्कुल आगे तक, इंसान की आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल से होती है, वो इतनी लंबी आंखें थीं, कानों तक उसकी आंखें जा रही थीं। नाक तो ऐसा था जैसे निशान सा लगा हुआ, नाक था ही नहीं उसका। और उसका जो मुंह था, ऐसे इंसान का सीधा मुंह होता है, उसका मुंह ऐसे था जैसे उल्टा यू होता है। उसके दांत भी थे लेकिन ऐसे उल्टे, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, यानी कि उल्टा इंग्लिश का जिस तरह यू होता है। यू को क्योंकि कोई लोग इंग्लिश में नहीं जानते, उर्दू बोलने वाले भी बहुत सारे हैं, मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। यानी वो कहते हैं कि यूं समझ लीजिए उसका जो मुंह था, नीचे को भी मुंह ही था, ऊपर भी मुंह था, और जिस तरह मूंछें कोई रखता है नीचे तक मूंछें जा रही होती हैं, नीचे तक उसका मुंह ही जा रहा था। और साइडों पे भी उसके दांत थे, ऊपर नीचे तो दांत थे और वही घूम के नीचे तक दांत जा रहे थे, और उसके दांत ही दांत थे जो नीचे तक आ रहे थे। एक निगाह में ही उसको देखते मुझे अंदाजा हो गया था वो इंसान की तरह नहीं था। उसके कान बिल्कुल लोमड़ी की तरह थे, अजीब से बड़े बड़े थे। नाक उसका बिल्कुल ना होने के बराबर, आंखें बड़ी सी और खौफनाक थी, जानवर की तरह चमकती हुई आंखें, और उसका मुंह बहुत अजीब, ऐसा मुंह जैसे किसी जानवर का बड़ा सा मुंह होता है। और उसके जो दोनों हाथ थे वो मेरे बाजू को पकड़ के बैठा था, मेरी वजूद के ऊपर बैठा था, और उसने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा हुआ था और मेरे वजूद पे बैठा खूंखार नज़रों से मुझे देख रहा था, जैसे मुझे कोई सज़ा देने के लिए अपने वजूद को, भारी भरकम वजूद को मेरे ऊपर डाल के बैठ गया हो। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने एक आवाज़ को सुना, एक क्लियर आवाज़ को, जैसे कोई गुस्से में गुनगुनाता है, गुस्से में नाक से सांस निकालता है, ऐसे ही वो गुस्से में भनभना रहा था। और उसने एक जुमला बोला, उसे गुस्से वाली हालत में भनभनाते उसने जुमला बोला, दोबारा ऐसा मत करना। बस ये आखिरी जुमला था जो मैंने सुना, कि दोबारा ऐसा मत करना। और उसके बाद मुझे एकदम से याद आ गया कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दूं। मैंने फौरी तौर पे अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसी लम्हे मेरे वजूद के अंदर जो अब सांस नहीं आ रही थी, उसका भारी भरकम, इतना भारी भरकम, अगर कोई इतना भारी भरकम इंसान होता तो उसका वजन शायद इतना ना होता, इंसान से कई गुना ज्यादा भारी भरकम उसका वजूद था। मेरा सांस बंद हो रहा था। अगर कुछ देर वो इसी तरह और बैठा रहता तो शायद मेरा सांस बंद हो जाता, लेकिन शायद वो मुझे सजा दे चुका था और कह गया दोबारा ऐसा मत करना। मैंने उसकी टांगें, उसका लंगोट, उसके बाजू सब देख लिए थे। रब का कलाम पढ़ते ही वो गायब हो गया और मुझे सांस आई। काफी देर में जागता रहा, मुझे नींद ना आई, लेकिन मैं बताता तो किसको बताता। खैर, मैं जैसे कैसे, नींद तो कांटों पे भी आ जाती, आखिर सो गया। बहुत दिनों तक सोचता रहा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। फिर मेरे दिमाग ने कहा, अक्सर तुम ही कहते हो
ऊपर जिन्नात हैं, ऊपर जिन्नात हैं। तो मुझसे सुनता रहता हूँ तुम्हारी दोस्ती है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये। फिर मेरे दिमाग में यही है कि कभी तुमसे पूछूंगा, और आज तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुमने उनको कुछ कहा था? तो मैंने आगे से अब्बा जी को, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा बाप हैरान हुआ, झूठ किस बात का? कि आपके साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि आपके ऊपर कोई बैठा हो, आपने देखा हो, आप मुझे डरा रहे हैं? तो मेरा बाप बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे कैसे पता लगा तुमने शिकायत लगाई है? तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा हूं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जिस वक्त वो बोल रहे थे तब मैं उनके लहजे से पहचान गया वो झूठ नहीं बोल रहे, वो हकीकत में कह रहे थे कि नहीं ऐसा हुआ है, ये झूठ नहीं है। अब तुम बताओ, क्या तुमने शिकायत लगाई थी? मैंने कहा हाँ अब्बा जी, मैंने उनको कहा था। मैं तो वैसे ही कहा था, कभी बात तो मेरी मानी नहीं। मैंने तो वैसे कहा था कि अगर तुम हो तो मेरे अब्बा जी को ज़रा सबक सिखाओ। मुझे नहीं पता था वो ऐसा आके करेंगे। मैं आपसे माफ़ी के तलबकार हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो इसको मजाक में समझा था, उससे में जाके ऐसे कमरे में बोल दिया। मुझे नहीं पता वो ऐसा आके कर भी देंगे, मुझे माफ़ कीजिएगा। और तब मेरे बाप ने मुझे कहा, आइंदा कभी ऐसा ना करना। जो नहीं मानता उसको छोड़ दो। तुम मानते हो ना इस घर में हैं, और उन्होंने तुम्हारे कहने पे कर भी दिखाया, तो बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो, बुरे नहीं हो। मुझे पता है तुमने उनको प्यार में, गुस्से में, जिस अंदाज में भी कह दिया, उन्होंने आगे से कर दिया। तुम इंसानों से प्यार करने वाले हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने किस लहजे में कहा होगा, लेकिन बेटा तुम्हें सिखाने के लिए कह रहा हूँ, आइंदा दोबारा ऐसा मत कहना। कब ये बात को सुन लें और कर गुजरें तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मकसद तुम्हारा ये नहीं है तुम सबको यकीन दिलाओ यहाँ पे जिन्नात हैं या नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ बेटा हैं। मैंने उसका रूप देख लिया, उसके वजूद को देख लिया, उसकी सांसों को सुन लिया, उनकी भनभनाना सुन लिया, उसको गुस्से को देख लिया, उसकी आंखों को देख लिया। वह हैं, अब ऐसा ना करना। और मैंने बाप से भी माफ़ी मांगी, और इस बात का मुझे भी अंदाज़ा हो गया, जिसको मैं हमेशा ये समझता रहा पता नहीं है करते हैं नहीं करते, लेकिन आज ऐसा हो गया था। वो कहते हैं इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब एक चीज़ तो मुझे भी समझ आ गई थी अब्बा हजूर की उन बात बताने के बाद, कि इसका मतलब है ये सुनते हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने अमल भी कर डाला है। बेटा जिसको देखता आ रहा था, जो सबूत ये था कि मेरी बात को सब मजाक समझते थे, मेरी बात को मानने को कोई तैयार नहीं था। मेरा भाई आफ्ताब अक्सर बोलता था, यार तुमको ये सिर्फ नज़र आते हैं और किसी को नज़र नहीं आते, इनसे पैसे मंगाओ, मजाक शरारत, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। लेकिन जब मेरे बेटे ने देखना शुरू किया तो तब भी शायद किसी को यकीन आया नहीं आया। जब अब्बा के जी के साथ हो गया तो अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी। वक्त इसी तरह गुजरा कि एक दिन अब्बा जी अपने कमरे में थे। ये शाम का टाइम था, अंधेरा तकरीबन बाहर हो चुका था। रात और शाम का एक ऐसा वक्त होता है जब सूरज गायब हो चुका होता है, लेकिन अभी वो पूरा नीचे गरूब नहीं हुआ होता। कंप्लीट गरूब ना होने की वजह से अभी एक उजाला, सूरज की रोशनी नहीं, एक उजाला भी नहीं कहना चाहिए, जाती रोशनी होती है। और वो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, जिसके बाद घुप अंधेरा हो जाता है। ऐसी ही जाती रोशनी थी, घुप अंधेरा होने में अभी 10 मिनट थे कि अब्बा जी अपने कमरे में थे नीचे। एकदम उनकी आवाज़ आई, शहजाद। मैं भागता हुआ अब्बा जी के पास आया। मैंने कहा जी अब्बा जी क्या हुआ है? मुझे कहते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा क्या हो रहा है अब्बा जी? उन्होंने कहा ऊपर बाकायदा ऐसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी और टूट गई है, और 10-10 की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन कोई चीज़ गिरने की आवाज़ है या टूटने की आवाज़ है। भागो ऊपर जाओ, देखो कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब मैं भागा। मुझे नहीं पता था उस वक्त मेरी बीवी और बच्चा नीचे हैं। मैं यही समझा कि शायद बीवी ऊपर है, बच्चा ऊपर है, कोई चीज़ गिर गई है, क्या हुआ है। मैं भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं ऊपर पहुंच गया। जब मैंने दरवाजे को खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। मैंने बीवी और बच्चे को आवाज़ दी, अंदर वो बिल्कुल नहीं थे। मैं समझ गया अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन एक चीज़, जो मैं सीढ़ियों पे ही था और ऊपर अभी पहुंचा नहीं था, मेरे कानों ने जिस आवाज़ को सुना था वो एक खिलौने की आवाज़ थी। वो उस वक्त एक खिलौना लेके आए थे, वो कहते हैं कंप्यूटर टाइप बना हुआ था, बच्चों का खिलौना था। वो बोलता था,
2-3 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलता था, म्यूज़िक बजाता था, चुप कर जाता था। लेकिन ये उस वक्त होता था जब उसके बटन को बच्चा पुश करे। जैसे कोई खिलौना होता है कि ये खिलौना है, इस बच्चे को दे दिया खेलने के लिए, बटन है, बच्चे ने बटन को पुश किया तो वो पीनी नी आवाज़ें निकालना, बोलना, ये वो उनने वो आवाज़ें भी मुझे वो बताया कोई इस तरह बोलता था, इस तरह बोलता था। तो वो बटन दबाए बगैर नहीं कर सकता था। ये एक हमारे बहुत प्यारे हैं नसरुल्लाह भाई, उनके साथ घर के अंदर भी ये वाक़या हुआ था। उनके घर में भी एक खिलौना था, वो खुद बहरहाल वो बाद में बताता हूँ। तो कहते हैं कि वो खिलौना बज रहा था, जब मैं सीढ़ियों की तरफ आया तो वो उसका म्यूज़िक बज रहा था और बोल के चुप हो गया, लेकिन मैंने सुन लिया था। तभी मैं समझा मेरा बेटा ऊपर बैठा खेल रहा है, उसके लिए वो जो कंप्यूटर टाइप लाया हुआ खिलौना वो उसके साथ खेल रहा है, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। जब मैं अंदर गया, बेटे को आवाज़ दी, बेटे की आवाज़ कहीं नहीं, बीवी को देखा, पुकारा, बीवी भी कहीं नहीं। तो मैं समझ गया अंदर ना बेटा है ना बीवी, तो ये खिलौना कौन चला रहा था। और अब्बा जी बोले थे नीचे से कोई चीज़ गिरी है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है। तो मैं समझ गया, तो मैंने वहीं पे खड़े हो गया। अच्छा, ये बात भी उन्होंने कही जो मैं माज़रत बताना भूल गया, कि उस वक्त जब मुझे अब्बा जी ने आवाज़ दी, मैं उस वक्त राज प्रोग्राम नीचे बैठा देख रहा था। और जब मुझे अब्बा जी ने कहा तो उसी वक्त राज ही छोड़ के आया था कि मैं यार राज प्रोग्राम था, कह रहे मदरसा मैं आपका देख रहा था, और मैं ऊपर गया। और जब मैंने वो आवाज़ सुन ली तो उसी वक्त वो एक राज देखा था, एक बहादुरी थी। राज को देख देख के वो कहते हैं, यही प्यार है, आप लोग कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा राज से, बहादुरी है ये आपकी चीज़ें देखे। तो ताज़ा भी मैंने राज देख के आया था, तो वो जुमले आपके मेरे दिमाग में थे। मैंने कहा तुम जो भी हो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। म्यूज़िक बंद हो चुका था और मैंने दरवाज़ा खोला, जब बीवी बच्चे को आवाज़ दी, कोई भी नहीं था, तो मेरे मुँह से जुमला निकला, तुम जो भी हो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। अच्छा, वो जो खिलौना था एक बास्केट थी, टोकरी जो प्लास्टिक की होती है, उसमें सारे खिलौने जमा हुए थे। उसी टोकरी के अंदर वो पड़ा था और मुझे सामने वो टोकरी नजर आ रही थी। जिस खिलौने की मैंने भागते हुए सीढ़ी की तरफ आते हुए कमरे की तरफ जाते हुए आवाज़ सुनी थी, वो मुझे पता था वो कौन सा खिलौना है, क्योंकि उसकी आवाज़ थी। और मैंने देख लिया था सामने जो वो प्लास्टिक की बड़ी सी टोकरी पड़ी है जिसमें सारे खिलौने हैं, उसी खिलौनों के दरमियान में वो खिलौना भी पड़ा था। तो मैंने कमरे की तरफ मुंह करके पहली दफ़ा जब ये कहा, तुम जो भी हो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ बगैर नुकसान पहुंचाए। कमरे के अंदर खामोशी। कुछ देर इंतज़ार किया, जिस तरह आप इंतज़ार करते हैं। तभी दूसरी दफ़ा मैंने फिर से पूछा, तुम जो भी हो बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। खामोशी। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं हुई। अब वो रात का, वो जो हल्की सी रात की रोशनी होती है चली जाती है और रात का घुप अंधेरा हो चुका था, वो मंजर हो चुका था बाहर, लेकिन कमरा रोशन था। बाहर घुप अंधेरा था, कमरे में रोशनी थी जिसको मैं देख पा रहा था। तीसरी दफा फिर से मैंने कहा, तुम जो भी हो बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तीसरी दफा मैंने ये जुमला कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तो उसी टाइम उसी टोकरी के अंदर पड़ा हुआ जो खिलौना था उसके बटन को दबाया गया, उसका म्यूजिक बजना शुरू हो गया और वो जो बोलता था बोलना शुरू हो गया। और तभी मैंने आवाज़ सुनी, मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो मेरा भाई आफताब ऊपर आ रहा था। मेरे अब्बा जी ने उसको भी शायद वही बात की थी कि यार ऊपर वो गया है शहजाद, तुम भी देखो ऊपर क्या गिरा है, क्या टूटा है। तो वो जैसे मेरे पास आया तो मैंने कहा जल्दी से आ, जल्दी से आ। कह रहा क्या हुआ है? मैंने कहा तू कहता है ना जिन्नात नहीं है, सब झूठ है, उधर वो देख, सुन क्या आवाज़ आ रही है। तब मेरे भाई ने उस दिन कमरे के अंदर मेरे साथ खड़े होके उस टोकरी के अंदर वो जो खिलौना सा पड़ा था जो चल रहा था, मेरा भाई भी उस आवाज़ को सुन पा रहा था। मेरा भाई ही वो खिलौना लेके आया था, जानता था ये खिलौना खुद ब खुद नहीं चल सकता। और मेरा भाई हैरान होके इस तरह देख रहा था। उस दिन उसको यकीन आया कि मेरा भाई सच कहता रहा है, मेरे भाई झूठ नहीं कह रहा था। वो खिलौना खुद ब खुद कुछ देर बजता रहा और खामोश हो गया। मेरा भाई चुप करके उस खिलौने को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, यहां तक कि 40-50 सेकंड बोला नहीं मेरा भाई। उसको देखता रहा। उसके दिमाग में क्या सवालात थे, क्या बातें थी, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना था कि कुछ ना कुछ सोच रहा है। तभी मैंने अपने भाई आफ्ताब को मुखातिब किया, क्या सोच रहे हो? तो फिर भी खिलौने की तरफ देखता रहा। तो तभी मैंने कहा फिर देखो नज़ारा आज, जिस तरह तुमने अभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है,
फिर से इस खिलौने के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। मैंने उनके साथ ये जुमला बोला, क्योंकि अब 40-50 सेकंड जो मेरा भाई खड़ा होकर देखता रहा, उससे पहले भी खामोशी थी, खिलौना नहीं बोल रहा था। हो सकता है मेरा भाई सोच रहा हो कि खुद से बचता है। और जब मैंने फिर ये कहा कि इसी खिलौने की जो तुम मौजूदगी का एहसास दिला रहे हो, फिर से अपनी मौजूदगी का खिलौने को छेड़ के एहसास दिलाओ। जैसे ही मेरी लाइन बंद हुई, खिलौना फिर से चल पड़ा। अभी खिलौना बजा ही था, एक दफ़ा उसका जो एक सर्कल होता है वो बोल के आवाज़ निकाले, टीनी पीनी करके बोल के चुप हुआ। दोबारा दूसरी दफ़ा जैसे ही बजा, उसके बटन को शायद फिर से प्रेस किया गया था, फौरी मेरे मुंह से एक जुमला निकला, इसको बंद कर दो। और वो खिलौना आधे में ही बंद हो गया। आधे में बंद हो ही नहीं सकता। वो अपना एक खिलौने का एक सिस्टम इस तरह होता है, जब आप एक दफ़ा बटन दबा देंगे तो वो 3-4 आवाज़ें निकालेगा, म्यूज़िक बजाएगा, वो पूरा करके ही बंद होगा। बंद एक सूरत में हो सकता है, आप उसके सेल निकाल लें, और बंद करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप उस बटन को दबा देंगे दोबारा से तो फिर से शुरू हो जाएगा, बंद फिर भी नहीं होगा। फिर वो पहला म्यूज़िक निकालता है, कुछ बोलता है, फिर दूसरा लफ्ज़ बोलता है, फिर एंड पे म्यूज़िक निकाल, वो जो उसका था वो सब चेंज था। और जब मैंने कहा इसको बंद कर दो, तो फौरी तौर पे वो खिलौना वहीं पे बंद हो गया। तब मेरे भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन मैंने देखे, वो कह रहे था, सही कह रहे हो, आज मुझे यकीन आ गया कि जिन्नात हैं। और मैं आगे बढ़ा, इसके बावजूद कि मेरे भाई को भी यकीन था, मैं आगे बढ़ा। मैंने जाके टोकरी से उस खिलौने को निकाल लिया और मैंने खिलौना ला के भाई के हाथ पे रख दिया कि ये खिलौना है जो बज रहा था, कहो इसको ये बजे, ये क्या है। मेरा भाई उस खिलौने को हाथ में भी लेने को तैयार नहीं हुआ। मुझे नहीं पता वो डर रहा था क्या, लेकिन उसने हाथ ही आगे नहीं बढ़ाया। जिस तरह हाथ खड़े मैंने उसको आगे पेश किया कि पकड़ो, वो अपने हाथ उस तरह ही नीचे किए खड़ा रहा। तो मैंने इधर उधर ये वो देखा इस अंदाज में कि खुद से चले, वो खिलौना नहीं चला। मैंने भाई से कहा, हाँ बोल भाई, अब क्या कहता है, अब बजे ही, अब तो नहीं बज रहा, आज तो तूने मंजर देख लिया है। तो मेरा भाई बोला, अगर इसका बटन ख़राब भी हो ना या खुद से बज रहा हो, तो बंद नहीं इस तरह हो सकता जिस तरह बंद हुआ है। अब इसके बटन को बजाओ। फिर हमने उसके बटन को दबाया, वो चला। हमने फिर वहाँ खड़े होकर पूरी तसल्ली की, खिलौना बिल्कुल ठीक था, खिलौने को कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये एक वाक़या, मैंने कहा ना, मेरे एक बहुत ही प्यार का रिश्ता है यूना सिस्टर और नसरुल्लाह भाई। उनके हाँ एक खिलौना था, उसके अंदर सेल थे और वो बोलता था। वो रात को अक्सर बोलना शुरू हो जाता था। उन्होंने बहुत बाद में मुझसे रब्ता किया था। मैंने उसको कहा था कि उस खिलौने को फेंक दें, वरना वो बच्चे हैं जिन्नात के जो से खेलते हैं। उन्होंने कहा रात को अक्सर बजता है खुद ब खुद। मैंने कहा एक काम करना, बच्चे हैं जिन्नात के जो से खेलते हैं। मैंने यूना सिस्टर से कहा, आप एक काम करना, उसके सेल निकाल देना, वो फिर भी बजेगा। उस शाम को उन्हें याद करके मुझसे बात हुई, सेल निकाल दिए और खिलौना वहीं पे रख दिया। और जब रात हुई तो खिलौना बजता रहा। उसने अपने शौहर से कहा, खिलौने के अंदर सेल नहीं है। तो उसने कहा बज कैसे रहा है? उसने कहा चेक कर लो। और वो उठे, नसरुल्लाह भाई, उन्होंने उठ के उस खिलौने को देखा, उसका नीचे खोला तो उसके अंदर सेल नहीं थे। बग़ैर सेलों के वो खिलौना बज ही नहीं सकता था, लेकिन वो खिलौना बज रहा था। और यहाँ ये कहते हैं, हमने जब सारा चेक कर लिया, खिलौना ठीक है, बटन वटन ये सारे चेक कर लिया, और जब हमने सेल वाली साइड पे जाके देखा था तो उसके अंदर सेल नहीं थे। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी थी। मेरे भाई को 100% यकीन आ गया कि इसके अंदर तो सेल ही नहीं है, तो ये बज कैसे रहा था? लेकिन वो बज रहा था, उसके अंदर सेल नहीं थे। हमने ऊपर बटन दबा के ठीक है चेक किया, लास्ट में सेल की तरफ ध्यान गया तो सेल ही नहीं थे। और वहीं पे वो कहते हैं, मैंने उनको कहा भी ये मुझे वीडियो सेंड करें, अगर सेंड कर देते हैं। मैंने तो उनको कहा आप फिर स्टोरी के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शहजाद अनवर भाई, अनवर शहजाद या शहजाद अनवर नाम है, मैं गलत तो नहीं बोल गया, माजरत खाऊँ। इनका नाम है शहजाद अनवर जी। वो कहते हैं मैं एक दफ़ा अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैं जब गुज़र रहा था, बच्चे वहाँ पे गली में, शाम का टाइम था, खेल रहे थे। मैं बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ अपने ध्यान में जा रहा था और बच्चों का शोर मेरे सामने आ रहा था। बच्चे मेरे करीब आते जा रहे थे, मैं उस तरफ बढ़ रहा था और आगे बच्चों को क्रॉस करके मेरा घर आना था।
नहीं शाम का टाइम नहीं था, सॉरी, ये सुबह का टाइम था, तकरीबन छुट्टी का दिन था, 10-11 बजे का टाइम। तो कह रहे हैं मैं ऐसे जा रहा था तो एकदम मेरी ज़मीन पे निगाह पड़ी, तो मैं चौंका, मैं अपने ख्यालों में था कि ये क्या है नीचे, और जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा एक चीज़ है बारीक सी, तेज़ तेज़ चल रही है। मैं उसके और करीब हुआ, उसको करीब जाके देखा तो वो एक सांप था जिसका लंबाई तकरीबन 1 फुट लंबा था, तकरीबन इतना 1-1.25 फुट वो लंबा सांप था, और इतना खूबसूरत सांप था, उसके जिस्म के ऊपर नक्श बने हुए थे। कहते मैं कभी भी जानवर को मारने के हक में नहीं हूं, मैं जानवरों को नहीं मारता, लेकिन ये एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, बच्चे खेल रहे हैं, ये सांप है, सांप हमेशा जहरीला होता है, डस ले तो इंसान मर सकता है, खुदा न खास्ता बच्चों को नहीं पता, ये बच्चों को डस ले तो क्या होगा। ये सोच के जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि ये एक सांप है और इतना मोटा था वो 1 फुट का, कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अगर डस ले तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसके अंदर जहर होगा, इतना बच्चा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा नहीं, इसको मार देना चाहिए। और जैसे ही ये मेरे दिमाग में ख्याल आया इसको मार देना चाहिए, मैंने फौरी तौर पे यही फैसला किया कि बजाय बच्चों को बताऊं, मैंने एक ईंट उठाई इस अंदाज में कि वो आहिस्ता, पहले तेज़ चलता चलता एक जगह पे स्लो हो गया था, जैसे मुझे मौका मिला मैंने ईंट जाके उसको मार दी। ईंट अपने निशाने पे लगी, यहाँ तक कि वो सांप वहाँ पे मर गया। मैंने उसको मार दिया और यकीन हो गया कि मर गया, उसका सर कुचला जा चुका था। मुझे अफसोस है, इस बात का दुख था कि मैंने गलत किया है, लेकिन ये सोच के कि इंसान को ना डस ले, बच्चे थे मासूम छोटे, वो नहीं लड़ सकते थे जितना कि बच्चे वो गली में खेल रहे थे, और उनको बचाने के लिए मैंने ये काम किया था। खैर उसको मारने के बाद मैंने उसको लकड़ी पे उठाया और उधर कूड़े करकट गंद जहाँ पे पड़ा था वहाँ पे उसको फेंक दिया। मैंने उसको फेंक दिया और उसके बाद फिर मैं घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मैं अपने घर पहुंच गया और 2-3 काम जो करने वाले थे मैंने काम किया, और उसके बाद फिर मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मैंने चप्पलें पहनी हुई थी, वो जो पीछे से बंद होती है। तकरीबन कहते हैं मैं 4 घंटे मैं सोया रहा। 4 घंटे बाद मेरी आंख खुली और मेरी जाग आई। शाम का टाइम हो चुका था, मैं थका हुआ था, बहुत सारे काम किए थे, तो मैं 3 घंटे कहते हैं मैं सोया हूँ। उसके बाद मैं उठा हूँ अपनी चारपाई से और मैं उठ के एकदम से मैं अंगड़ाई वगैरह ली है और मैंने कहा यार जूते पहनूँ, फलां काम अभी रहता है जो करने वाला है, जो मैंने अभी नहीं किया। और एकदम से मैं नीचे उतरा और मैंने जैसे जूते पहनने लगा, मैंने अपना पाँव जैसे ही नीचे किया, चप्पल के करीब ही किया, तो पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने एकदम से मेरे दिमाग में डाला और मैंने नीचे झांक लिया। मैं कभी भी नीचे नहीं झांकता, इंसानी फितरत होती है, जब आपने चप्पल पहनने होती है तो एकदम आप जूते में आप पाँव डालते हैं और आप पहन लेते हैं। मैं पाँव जूते में डालने ही लगा था कि पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से एक मेरे दिमाग में, मैंने ऐसे झांका तो उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी, मेरे जूते के अंदर से कुछ सर निकला हुआ था। और जैसे मैंने सर को देखा, वो पाँव जो मेरा बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मैंने एकदम से पीछे कर लिया और गौर से देखना शुरू किया तो पता लगा वही सर है रंग बरंगा जिसको मैंने आज दिन को मारा था। ये वही था, वही रंग बरंगा सर जिसको मुझे याद है मैंने अच्छी तरीके कुचला था और मारा था और मेरी जूती में बैठा था। और मैं जैसे ही इस जूती को पहन लेता, ये कैसे हो सकता है मुझे डस ना लेता, वो मुझे फौरी डस लेता। मैंने वहीं पे बैठे बैठे अपने भाई आफ्ताब को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, आफ्ताब आफ्ताब। मेरा भाई भी थोड़ी देर तक आ गया, क्या हुआ? मैंने कहा इधर आओ, ये देखो। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा ये देखो सांप बैठा है जूते में। उसने कहा यार ये कमरे में कैसे आया है, ऊपर कैसे आया? ऊपर तो आ ही नहीं सकता, सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे आ सकता है? ऊपर तो कोई जगह भी नहीं है, सवाल नहीं पैदा होता कि सांप ऊपर आए, ये कैसे आया है और जूते में कैसे आया है? कहते फिर हमने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो भी बनाई कि वो जूते के अंदर बैठा हुआ है। हमने उसकी वीडियो बनाई, दोनों भाइयों ने खड़े होकर उसको देखा, उसकी वीडियो बनाई, वीडियो वगैरह बना के हमने उसको मारना था, मार दिया। तो मेरा भाई कहता है यार ये कहाँ से आया? मैंने उसे बताया कि भाई आज पता है क्या हुआ है? उसने कहा क्या? मैंने उसको वाकया सुनाया कि कैसे मैं आ रहा था, मैंने एक को मारा, वो 1 फुट का था और मैं मारता ना बच्चों की, वैसे यार बच्चों को नुकसान ना पहुँचाया, मैंने मारा और देखो मेरी जूती में बैठा था, मैं जैसे ही पाँव डालता ये मुझे मार डालता, ये मुझे डस लेता, ये बैठा ही मेरी जूती में इसलिए था। मैं कभी भी जूती पहनते हुए देखता नहीं हूँ, पाँव जूती में डाल देता हूँ, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे शायद बचाना था, मैंने नीचे देखा और बच गया। खैर हमने उसको मार दिया। तो वो कह रहे मदद था मेरे पास वो वीडियो भी है। तो वही मैंने उनको कहा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो आपके पास वीडियो है सांप वाली, वो जो जूते के अंदर बैठा हुआ है,
कोई आप लोगों की ऐसी पर्सनल आवाज़ें भी होती हैं बाजू का फैमिली की, वो मैं काट देता होता हूँ, एडिट कर लेता होता हूँ, म्यूज़िक चला देता होता हूँ। अगर आप मुझे वो वीडियो भेज देंगे तो वो भी मैं शो में जो है वो मैं चला दूँगा। ज़िंदगी के वाक़यात उन्होंने कहा अभी भी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनकी बुज़ुर्गों के साथ उनके गाँव में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जो उन्होंने मुझे वो भी भेजे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा इंशाल्लाह वो भी मैं स्टोरी, उन्होंने कहा मेरे साथ तो कई वाक़यात हुए हैं जो कुछ याद हैं, कुछ भूल गया हूँ, ये थोड़ा है कि सिर्फ इतने थे सर, बहुत वाक़यात हैं छोटे छोटे हैं, ये वो वाक़यात हैं जो याद रह गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह जो आपके बुज़ुर्गों के और बड़े वाक़यात हैं वो भी मैं हॉरर स्टोरी का इंशाल्लाह हिस्सा बनाऊँगा। तो ये उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जो सच्चे वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी के साथ ये हुआ है, तो ये मैंने आपके साथ भी शेयर किए हैं। तो इसलिए आपको कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी, अच्छा कोई लोग सोचते हैं जी मेरी कहानी बड़ी छोटी सी है, तो आप उसकी टेंशन ना लिया करें, लोगों को कहानी सुनानी नहीं आती, वो छोटी सी होती है तो आप छोटी भी भेज दिया करें, उसको मैं खुद ही लफ्ज़ों को खेलना होता है। देखिए ये कहानी भी तो ऐसी थी कि मैंने एक सांप को मारा, मैं गली में जा रहा था, सांप आया, मैंने उसको मारा, तो मैं जब घर गया तो मेरी जूती में सांप बैठा हुआ था। इतनी सी बात है ये, लेकिन इस तरह मैं सुनाऊँगा तो ये बोरिंग है, कोई भी इसको कहानी नहीं सुनेगा, मज़ा लेके सुनना होता है। तो इसलिए तो आप लोग अपनी कहानियाँ मुझे सेंड किया करें, छोटी भी हो तो मैं ये करता हूँ, किसी और की कहानी छोटी है, एक आपकी भी छोटी कहानी आ गई तो दोनों कहानियों को मिक्स करके मैं एक कहानी बना के सुना दूंगा। तो इनकी शहजाद अनवर भाई जो आपकी और कहानियाँ इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो आप लोग भी जितने आपकी कहानियाँ हैं, नए सुनने वालों के लिए भी इस कहानी को शेयर भी किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि लोग इस कहानी को सुनकर राहत महसूस करते हैं, उनको सुकून मिलता है, उनकी दुख मुसीबत परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो जो भी कहानी भेजना चाहे मेरा व्हाट्सअप का नंबर इस पर सेंड कर सकते हैं, +9292 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कहानी सेंड कीजिए, और कहानी भेजने का तरीका वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी लंबा सा भेज सकते हैं, या कहानी को उर्दू में या इंग्लिश में लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या कहानी लिख के भेजें, तो आखिरी लफ्ज़ जो सिर्फ लिखना है आपने, सिर्फ लिखना है स्टोरी, STORY, सिर्फ स्टोरी लिखना है। उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखना। होता क्या है, जब मैं सारे मैसेज चेक कर रहा होता हूँ, जहाँ पे लफ्ज़ मुझे स्टोरी लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखा था, तो पहले मैं उसको खोलता हूँ, नंबर दे के सेव कर लेता हूँ, और जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।